हेलो गाइस, मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे दलित अधिकार के बारे में, दलित राइट्स के बारे में। तो देखते हैं, ये जो दलित हैं हमारे देश में, ये जो कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था था, ये सदियों से चली आ रही एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का निर्माण करने के पीछे इन्हीं मानव का ही हाथ रहा है। कहीं ना कहीं ये मनुष्य अपने हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किए। अभी तो शिक्षा तथा जागरूकता बढ़ने के साथ साथ दलितों को उनका हक दिलाने का तथा उनको मुख्य धारा से जोड़ने के अभियान भी चलते रहे। हमारे संविधान में भी इन वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं और हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद जैसे धारा 15, 16, 17, 330 से लेके 338 तक इन्हीं वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। धारा 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान है। तो धारा 15 में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग तथा रंग के आधार पर किसी भी तरह की भेदभाव नहीं की जाएगी, इसकी व्यवस्था है। धारा 16 में इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो 330 से लेकर 338 तक भी इन्हीं वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान है तथा इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं और संविधान में किए गए प्रावधान के साथ साथ हमारे भारत देश में और भी अनेक कानून बनाए गए इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी इनके अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। अभी भी उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आते रहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अपने इस लेक्चर में दलितों के राइट्स क्या हैं, क्या कुछ इतिहास रहा है दलितों के पीछे, दलित का क्या इतिहास रहा है, उसको हम लोग अपने इस लेक्चर में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे तथा देखेंगे कि संविधान के अलावा इनके लिए और कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन से कानून बनाए गए हैं और क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं। इन सारी बातों को हम आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं दलित राइट के बारे में। तो पहले देखते हैं कि दलित शब्द का मतलब क्या है। दलित शब्द का मतलब होता है दलन किया हुआ। इसके शब्द का ही अर्थ है दलन किया हुआ और इसके तहत वे व्यक्ति आते हैं जिनका शोषण और उत्पीड़न हुआ हो। तो यानी कि दलित वो लोग होते हैं जिनका दलन किया गया है सदियों से, जिनका शोषण और उत्पीड़न हुआ है। जो कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा था हमारे भारत देश में सदियों से, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही एक कास्ट सिस्टम की व्यवस्था की गई और उसी के बाद से ये कास्ट सिस्टम अभी तक चलते आ रहा है। कहीं न कहीं मनुष्यों ने अपने हित को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम ऐसे सिस्टम बनाए। तो वही तो इनका शोषण यानी कि उत्तर वैदिक काल से ही होते आ रहा है और आज तक कहीं ना कहीं ये चल रहा है। और भारतीय संविधान में इन्हीं दलित वर्गों को अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम इन्हें अनुसूचित जाति भी कहते हैं। और इनके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। उस इतिहास को हम जानेंगे कि ये जो दलित वर्ग हैं इनकी उत्पत्ति या फिर इनकी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही है और चली आ रही है। उत्तर वैदिक काल में कास्ट सिस्टम लागू किया गया, बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म ने इस कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए और जैसी ये सारी जो व्यवस्थाएं थी उसको समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया, फिर कह सकते हैं उसी के अगेंस्ट बौद्ध धर्म आया था। कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो आडम्बर्स थे उसको समाप्त करने के लिए ये बौद्ध धर्म आए, या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्ट तरीके से कि जो बौद्ध धर्म है वो दलितों के आंदोलन के लिए, दलितों के अधिकार के लिए 600 ईसा पूर्व ही अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे।
यानी कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है दलितों को उनका अधिकार दिलाने में। और फिर बात करते हैं हम औपनिवेशिक काल का, जब अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था भारत पे। तब ये जो कास्ट सिस्टम है चरम पे था और कुछ ऐसे व्यक्ति आए, सामने उभर के आए, जिन्होंने दलित आंदोलन को बहुत तेजी से सामने लाया और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। तो ज्योतिबा राव फूले थे, इन्होंने सबसे पहले औपनिवेशिक काल में दलित आंदोलन का सूत्रपात किया और समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो दलितों के अधिकार के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करने के, दलितों के लिए प्रावधान करने का या फिर उनको आरक्षण देने का जो प्रावधान है, ये सारे काम को बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही किया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले और भी कई ऐसे नेता हुए हैं, और बौद्ध धर्म, इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है दलितों को उनका अधिकार दिलाने में। इस तरह हम देखेंगे कि भारत में दलित अधिकार से संबंधित क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, या फिर दलितों के शोषण को समाप्त करने के लिए क्या क्या उन्हें अधिकार मिले, या फिर कैसी कानून और व्यवस्थाएं बनाई गई, उन्हें देखते हैं। तो दलितों के साथ जो अन्याय हो रहे थे उसको समाप्त करने के लिए अधिनियम बनाने का कार्य प्रारंभ होता है अंग्रेजों के टाइम पीरियड से। तो आप, जैसा कि आपने सुना होगा या फिर आप जब भी पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो आपने सुना होगा कि सती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अधिनियम आया, जाति कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए। ये सारे सुधार जो है अंग्रेज कर रहे थे, ना कि वो भारतीयों के हित के लिए कर रहे थे, अपितु कहीं ना कहीं इसमें उनका भी हित छिपा हुआ था। तो किसी भी तरह सुधार हो रहा था, परंतु सुधार हो रहा था। अंग्रेजों ने कुछ अधिनियम लाए। तो अंग्रेजों ने 1850 में इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अधिनियम लाया था। 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट XXI आया था, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, ये जो जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के विरुद्ध ये लोग प्रतिबंध लगा दिए थे 1850 में ही। और इसके बाद से ये शुरुआत यहीं से होता है 1850 में, और उसके बाद से फिर भारत सरकार अधिनियम जो आता है 1935 का, उसमें भी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान किया गया 1935 में। तो हम ध्यान में रखेंगे 1850 में जो अधिनियम आया कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए, और फिर भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आता है उसमें भी अनुसूचित जाति के संरक्षण की बात की गई। फिर 1943 में और 1950 में भी कास्ट सिस्टम को समाप्त करने के लिए 17 कानून बनाए गए और अस्पृश्यता छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 यानी कि भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तब तक कोई राष्ट्रीय कानून पारित नहीं किया गया था। यानी कि कानून तो बन रहे थे लेकिन कोई राष्ट्रीय कानून नहीं पारित किया जा सका था। और इन्हीं प्रावधानों को, ये सारे प्रावधान तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में या फिर कह सकते हैं उसके हालिया वर्षों में किया गया, लेकिन इनके प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने के लिए 1976 में संशोधित किया गया, और जिसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यानी कि PCR अधिनियम कर दिया गया। ये लाया गया दलितों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। और अनुसूचित जात के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से निपटने के लिए एक कानून आया था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 POA अधिनियम आया था। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया था, जनवरी 1990 से ये अमल में आ गया था। और इसी समय कहीं ना कहीं कह सकते हैं अनुसूचित जाति के तबकों के अधिकार के हनन से संबंधित मामलों को देखने के लिए संविधान ने एक आयोग की व्यवस्था की, और ये आयोग अनुसूचित जाति के खिलाफ हो रहे अत्याचार या फिर उनके हो रहे अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों को देखने के लिए संविधान ने एक आयोग बना दिया था। तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान में
भी दलितों के अधिकार के लिए व्यवस्था की गई और उसके साथ साथ अनेक कानून भी बनाए गए भारत देश में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये सारे प्रावधान थे हमारे भारत देश में अनुसूचित जातियों यानी कि दलित वर्गों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सारे कानून बनाए गए। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में भी 17 कानून बने। उसके बाद से 1976 में संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया 1955, और फिर उसके बाद से अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आया 1979। तो इसमें तो बहुत लंबा प्रावधान किया गया है, इस एक्ट को अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो उसे हम आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं भारत में दलितों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। और अब देखते हैं कि इतने सारे कानून होते हुए, नियम कानून होते हुए, संविधान में इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रावधान होने के बावजूद भी भारत में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राज्य हैं या फिर कह सकते हैं ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं जिसमें दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं या फिर उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आते रहते हैं। तो भारत में कास्ट सिस्टम बेस अपराध अभी भी जारी है और जो पुलिस है वो जाति आधारित भेदभाव और हिंसा के मामले में वो शिकायत ही नहीं दर्ज करना चाहती है। पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस हमारे समाज की या फिर हमारे नागरिकों की एक संरक्षक है, लेकिन उस तरह वो कार्य नहीं करती है। यानी कि पुलिस ही अनिच्छुक रहती है। जाति सिस्टम पे आधारित अगर कोई भी शिकायत आता है तो पुलिस उसे दर्ज ही नहीं करती है। ये सारे मामले हैं। और उसके बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ जो जातीय अपराध पर राष्ट्रीय सांख्यिकी ने अपने जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसमें इनकी संख्या थोड़ा कम करके आकी हैं। कहीं ना कहीं जो ये आयोग हैं यानी कि जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं इनके आंकड़ों को कम करके दिखाती हैं। गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट मतलब किसी का गुस्सा ना फूट जाए इसके लिए ये जो आयोग हैं ये भी इनकी संख्याओं को कम करके दिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को दिखाने के लिए किसी और के अधिकारों का हनन करते हुए नजर आता है और गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी कुछ अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। हालांकि यह सीमित आंकड़े भी समस्या की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त हैं। जो थोड़े बहुत ही आंकड़े आते हैं, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो थोड़े बहुत ही आंकड़े देती है या फिर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मानवाधिकार के लिए कार्य करते हैं और वो ये सारे रिपोर्ट पेश करते रहते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए उन्हीं रिपोर्टों को हम देखते हुए जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं उसको ही देखने से हमें लगता है कि क्या कुछ मामले हैं, कितना कुछ इन लोगों के लिए हो रहा है, इन लोगों के खिलाफ हो रहा है। और एक अध्ययन किया गया था जिसमें अस्पृश्यता 80% से अधिक भारतीय गांव में प्रचलित है। हाँ, तो आज भी आप जिस गांव में रहते होंगे तो आसपास आप देखते होंगे कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं या फिर कह सकते हैं जो दलित वर्ग हैं, आज भी वहाँ पे छुआछूत प्रचलित है। बल्कि छुआछूत के अगेंस्ट हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 17 में, और अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके लिए कठोर सजा की भी प्रावधान की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी गांव में ये सारी चीज़ें अभी भी प्रचलन में हैं। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो अपराध हैं, जैसे कि उनको गालियां देना, बलात्कार करना, हत्या, ये सारी चीज़ें आज भी बहुत व्यापक तरीके से होती आ रही हैं। वहाँ तो आप कहीं ना कहीं आप जिस गांव में रहते होंगे आपको ये सारे मामले अक्सर सुनने में आते होंगे। और भारत में 2003 और 2009 के बीच गैर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ किए गए अपराधों में 2,03,576 मामले दर्ज थे और इनमें से 1,06,522 मामले पर अदालतों में मुकदमे चले। यानी कि इतने मामले दर्ज थे, उसमें जो मुकदमे चले केवल 1,06,522 मामलों पर मुकदमे चले। तो ये मामला है कि कुछ
ऐसे मामले होते हैं जो अदालत में लटके रहते हैं, उस पर किसी भी तरह की ना ही कोई कार्रवाई होती है, ना ही सुनवाई होती है। तो ये हालात हैं दलितों के। और जैसे कि हमने अपना आंकड़ा देखा कि कितने आंकड़े हैं, मतलब कितने मामले आते हैं, एक साल में कितने मामले आए, उस पर कितनी सुनवाइयाँ हुई, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। कितने मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और आज भी कैसे गांव में दलितों के खिलाफ अपराध होते रहते हैं। ये तो आम बात है। अस्पृश्यता तो आज भी नहीं हम अपने समाज से हटा पाए हैं। जैसा कि यहाँ प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि सामाजिक तथा प्रणालीगत दोनों समस्याएं कानूनों को दुर्लभ बनाती हैं। ये जो सामाजिक व्यवस्था है या फिर जो प्रणालीगत व्यवस्था बनाया गया था, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं यही कानून को दुर्बल बनाती हैं, कमजोर बनाती हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर अस्पृश्यता तथा अत्याचार के मामलों में अदालती फैसलों में अनावश्यक विलंब होता है। और अदालत में अगर कोई भी मामला पहुंच जाता है तो उसमें जायज़ सी बात है, महत्वपूर्ण मामलों की तो सुनवाई नहीं होती है। तो फिर ये कास्ट सिस्टम या फिर अस्पृश्यता से संबंधित मामलों में तो विलंब करना एक लाजमी सी बात है। यानी कि ये तो अक्सर इसमें तो विलंब होते हैं, कह सकते हैं कि इस पे सुनवाई ही नहीं होती है। भारत के विशेष कानूनों के अंतर्गत अपने अधिकारों की रक्षा करने में दूसरों को हतोत्साहित करते हुए निश्चित प्रक्रिया, जिसमें शामिल है जांच प्रक्रियाएं, अदालती सुनवाइयां, अपीलें इत्यादि, ऐसी पीड़ित को बेहद मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइयों से गुजारती है। और भी निरुत्साहन इस तथ्य से पैदा होता है कि गहरी जातीय निष्ठा प्रायः पुलिस तथा न्यायतंत्र के फैसलों को प्रभावित करती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। वो न्यायालय में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि न्यायालय में क्या होता है कि उनके पैसे के खर्चे के साथ साथ अदालती सुनवाइयों में भी विलंब होता है और कहीं ना कहीं कभी तो उनकी अपीलें स्वीकार ही नहीं की जाती हैं। अगर मुश्किल से उन्होंने अपील किया या फिर कुछ किया तो क्या होता है कि उनको वहाँ बार बार आने जाने, मुकदमे लड़ने, पैसे खर्च होते हैं, फिर उनका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण होता है और इन सारी कठिनाइयों से गुजरते रहते हैं। इसलिए भी कभी कभी क्या होता है कि जो दलित होते हैं वो अपने मुद्दे को, अपने मतलब हुए अधिकारों के हनन को न्यायालय में ले जाने से भी कतराते हैं। इस तरह क्या हो रहा है कि इन सारे वजहों से जो दलित है वो आज भी शोषण को सह रहा है। और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जो दलित के अधिकारों को दिलाने में कहीं ना कहीं, या फिर जो दलित हैं वो स्वयं के अधिकारों के लड़ने के लिए निरुत्साह हो जा रहे हैं। और ये क्या होता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पुलिस व्यवस्था और न्यायतंत्र, क्योंकि पुलिस भी अपनी अनिच्छा दिखाती है और फिर जो न्यायतंत्र है, न्यायतंत्र में जो ये सारे मुकदमों की सुनवाई में या फिर इनसे रिलेटेड जो भी केसेस आते हैं उसके प्रति इनकी जो अनिच्छा होती है, इसी की वजह से जो दलित अधिकार है उसे हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं आज भी। तो कहीं ना कहीं जागरूकता तथा शिक्षा के माध्यम से या फिर ये न्यायतंत्र की व्यवस्था और पुलिस की जो व्यवस्था है इसको सही करके हम इनके अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे। अभी हाल ही के वर्षों में आप देखे होंगे कि जो नागरिक समाज संगठन है, इस जो भेदभाव संबंधी एक जो विशेष कानून बना था अस्पृश्यता को लेकर के, उसमें संशोधन करने की बात कर रहे हैं और उसमें कानून की प्रभावकारिता सुधारने के लिए तुरंत समाविष्ट कर लिया जाना चाहिए और इसमें जो भी संशोधन होंगे और उसे तुरंत ही समाविष्ट कर लिया जाना चाहिए, ये उपाय है। इसके अलावा पुलिस तथा न्यायतंत्र को जातीय भेदभाव के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ जाति आधारित अपराधों से निपटने में उन्हें अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। जो न्यायालय है या फिर जो पुलिस है, उनको अगर कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अपराध हो रहा है तो उससे निपटने के लिए पुलिस को और न्यायालय को एक्शन लेना चाहिए और उन्हें जवाबदेही बनाना चाहिए, तभी जाकर के ये जो दलित अधिकार है वो सुनिश्चित हो पाएंगे। और इसके साथ साथ क्या है कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी उत्पीड़ित करते हैं
तो उन्हें सामाजिक संबंधों का आधार पुनर्निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस तरह हमने आज अपने इस लेक्चर में दलित राइट्स के बारे में देखा और दलितों के साथ हो रहे अन्याय को हमने देखा, और क्या कुछ मामले हैं कि क्या कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से दलितों के अधिकारों का शोषण आज भी हो रहा है हमारे भारत देश में। इतने सारे प्रावधान, इतने सारे कानून होने के बावजूद भी दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। तो पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ ही हमें शिक्षा और जागरूकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और उसी मुहिम के लिए हमारा ये जो YouTube चैनल है आप तक इन सारी बातों को पहुंचा रहा है, जिससे कि जागरूकता को बढ़ाया जा सके तथा प्रत्येक व्यक्ति को उनके मानवाधिकार के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके। तो आज हम लोगों ने दलितों की क्या हालात है तथा उनसे संबंधित क्या कुछ प्रावधान है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और समझा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।